सर प्रारंभ करते हैं। हाँ सर। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आज परम सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग बहुत दिनों के बाद पुनः स्टेट ई कॉन्फ्रेंस लेकर के आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। इसमें बहुत से श्रोता हैं और यह समस्या पूरे भारत में जिस टॉपिक को मैं लेकर आज आपके सामने उपस्थित हैं, यह समस्या शिक्षा के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में इस समय बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। किंतु उसी समस्या को लेकर के मैं जहाँ पे शिक्षक हैं वहाँ के उस राज्य में हम लोग बहुत बेहतर हैं, उसमें और बेहतर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लेकर के मैं स्टेट ई कॉन्फ्रेंस प्रारंभ किया है। इसमें हम लोग 2 तारीख तक 25 से 2 तक कंटिन्यू व्याख्यान चलेगा, जिसमें हम लोग अनेक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जो इसमें अच्छे वक्ता होंगे झारखंड के स्टेट लेवल पे, जो हमारे एजुकेशन के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से जो एक अलग अपनी पहचान बनाए हुए हैं, ऐसे में प्रभारियों को, ऐसे विद्वानों को मैं इनवाइट करूंगा। आपके सुन करके एक नई पहल हम लोग प्रारंभ करेंगे और इसको 100% हम लोग इसका लाभ मिलेगा सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को, सभी गार्जियन के क्या समस्या आती हैं। आज की व्याख्यान का जो हमारा टॉपिक है, झारखंड के विद्यालयों में जो विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं ड्रॉप आउट की समस्या, एक विमर्श। आपके सामने इस टॉपिक का जो व्याख्यान है, आज परम सौभाग्य है कि सर से हमने निवेदन किया, परसों ही सर ने एक्सेप्ट किया। आज महोदय जी का यदि मैं जितना भी कर्ज है वह कर्ज कभी नहीं उतार सकते हैं। बहुत आपका शुक्रिया है सर, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर संजय कुमार, हेड मास्टर, आप बोकारो में हैं। आपके जो आपका स्कूल है झारखंड में एक राज्य स्तर पर हमेशा पुरस्कृत होता है और आपके विद्यालय से बहुत से विद्यालय मार्गदर्शन लेकर के आज काम कर रहे हैं। और आप जितने भी शिक्षकों का ट्रेनिंग देना हो, सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी होता है शिक्षकों का, आप उसमें नंबर 1 पे रहते हैं। आपके पहल से ही जितने भी काम होते हैं, तो आज आपको हम लोग सुन करके पूरे शिक्षक गौरवान्वित होंगे। आपके श्रीमुख से एक बार और हमने व्याख्यान कराया था, बहुत अद्भुत आपके श्रीमुख से बारी हम लोग सुन करके बहुत लाभान्वित हुए थे। आइए फिर हम लोग एक बार सर के श्रीमुख से सुनते हैं। सर, आपका मेरे इस विद्यालय के परिवार की तरफ से, मैं डॉक्टर राजकुमार अपने तरफ से, मैं अपने प्रभारी डॉक्टर अजय प्रसाद राय की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपने पलामू जिला की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूं। सर, कम समय में आप मेरे बात को एक्सेप्ट किए हैं, इसलिए शब्द नहीं है, बहुत कम शब्द है। तो आइए हम लोग चलते हैं सर के श्रीमुख से सुनते हैं। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है सर, प्रारंभ करें। धन्यवाद सर। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने मुझे याद किया और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने बात करने की योजना बनाई। यह वाकई में एकदम ज्वलंत मुद्दा। आज के समय में हमें एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की एक चुनौती है विद्यालयों में, और वहीं पर बच्चों के ड्रॉप आउट और अनुपस्थिति का जो मामला है वह बहुत ही गंभीर विषय है। क्योंकि अगर एक तरफ से देखा जाए कि यह केवल ड्रॉप आउट और अनुपस्थिति का मामला नहीं है, एक दूसरा पक्ष भी इसका है कि विद्यालय प्रबंधन में प्रभारी और शिक्षकों के लिए एक विशाल, मैं लंबा इस शब्द को बहुत लंबे आरोप के रूप में खींच के बता रहा हूँ, बहुत विशाल समस्या है, विकराल समस्या है। दैनिक क्रिया है कि अगर हम अपने पाठ की ओर जाते हैं, आज एक विद्यार्थी, अगर 30 बच्चों की हमारी कक्षा है और आज अगर उनमें से 10 बच्चे अनुपस्थित हैं, इसका अर्थ होता है एक शिक्षक के लिए कि वो 10 बच्चे
उन बिंदुओं को आज अध्ययन नहीं कर पाए। अगले दिन फिर नए 10 बच्चे अगर अनुपस्थित होते हैं, फिर उसके एक दिन अगले दिन नए 10 बच्चे अनुपस्थित होते हैं, और 3 दिनों में मेरा पाठ्यक्रम का जो वो हिस्सा है वो मैंने किया है। इसका अर्थ क्या निकल कर आता है कि क्लास के 30 बच्चों में से 10-10 बच्चों के अनुपात में तीनों दिन की कक्षाओं में 10-10 बच्चे नदारद रहे, यानी कि पूरे के पूरे 30 के 30 बच्चे मेरे उस विषय वस्तु को पूर्णतः नहीं सीख पाए, नहीं समझ पाए। एक कंस दर्शन के लिए समस्या का कारण। अब परिणाम क्या होगा? जब भी हम परीक्षा देंगे या उसका मूल्यांकन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, इस बिंदु पर कितना जाना, कितना सीखा, कितना समझा, तो एक बड़ी चुनौती और एक बहुत ही अलग तरह का परिणाम सामने आता है कि लगभग पूरा का पूरा 30 का 30 बच्चा क्लास, हमारा केस स्टडी अगर किया जाता है तो सब के सब एक ही तरह की समस्या से प्रभावित हैं। लेकिन क्या है कि 100 बच्चे में 3 समूह अलग अलग उस पाठ के अलग अलग हिस्सों को नहीं समझ पाते, और हमारे वक्त जो है कई ऐसी कार्य योजनाएं, कई ऐसे कार्य के प्रभार होते हैं जहां दोबारा फिर से उन अनुपस्थित बच्चों को अगर कहा जाए कि फिर से उस हिस्से को दोबारा रिवाइज कराया जाए तो भी समस्या है, समय की समस्या है। हम मेहनत करें भी तो भी जो एक तरह से देखा जाए कि जो समस्या मैंने खड़ी की है या फिर जो मैंने चिन्हित किया है समस्या, एक कक्षा के 30 बच्चों में से 10 बच्चे अलग अलग दिन अलग अलग भाग में नहीं उपस्थित नहीं थे। अगर होता कि कोई पूरे के पूरे 30 बच्चे किसी एक भाग में अनुपस्थित हैं तो उस भाग को हम रिवाइज कर, लेकिन 3 यानी कि फिर से पूरा सिलेबस अगर हम दूसरे किसी दिन रखते भी हैं 300 बच्चों के लिए, तो उस दिन भी ये गारंटी नहीं होती है कि वो 300 के 300 बच्चे हमारे उपस्थित होंगे और हमारा पूरा एक जो हमारा कोर्स होगा उसको प्रबंधन है केस को समझे कि आखिर स्कूल प्रबंधन के संचालन में और जो अध्ययन अध्यापन की जो शैली है या जो एम्स ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कर पाने में अनुपस्थिति, बच्चों की अनियमित अनुपस्थिति, मैं इसमें शब्द जोड़ रहा हूँ अनियमित, कौन कल अनुपस्थित होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका कारण क्या है, प्रभाव पर तुम लोगों ने भी चर्चा की, इसका कारण क्या पड़ता है, तो मैं समझता हूं कि आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। और उस बिंदु चर्चा करने के पहले मैं एक बात सबके कंसर्न में लाना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है ना कि मैं कोई नया बिंदु नहीं कहूंगा और मैं कोई ऐसा बहुत बड़ी समस्या उजागर नहीं करने वाला, मैं दिनचर्या बनने वाले सभी समस्याओं पर लगभग 30, 40, 50 समस्याओं को भी मैं गिनती करूंगा, लेकिन वो कोई समस्या उसमें नया नहीं है, हम सबके संज्ञान में है वो समस्या, हमें सबको ज्ञात है। आवश्यकता क्या है, जब पर जाएंगे तो उसको पहले हल्का मैं बोल दूं कि समस्याओं को समझते हुए समाधान को भी समझते जाएंगे। समस्या ये है कि वो आपके हाथ में, उसका समाधान जो है, जितनी समस्या मैं गिनाऊंगा वो सारे समस्याओं का समाधान आपके हाथ में। मैं अपने व्याख्यान शुरू करने से पहले थोड़ा 1 मिनट का एक छोटा सा एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार 3-4 बच्चों ने योजना बनाई कि अपने शिक्षक से हम कुछ प्रश्न करेंगे और ऐसा प्रश्न करेंगे जिससे कि शिक्षक जवाब न दे पाए, निरुत्तर हो जाए। इसमें से एक ने आपस में मिलकर कहा कि क्या करना है, तो एक प्रश्न तैयार करनी है और वही प्रश्न हम तीनों अलग अलग पूछेंगे और कोई न कोई का उत्तर जो है हमारे शिक्षक के पास नहीं होगा और वो निरुत्तर हो जाएंगे। तो पहला ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि अपने हाथ को पीछे करूंगा और अपने हाथ में एक छोटी पक्षी को पकड़ कर रखूंगा, पूछूंगा कि सर बताइए कि ये पक्षी मेरे हाथ में क्या है। तो दूसरे ने कहा कि अरे क्या कहते हो बाबू, शिक्षक इतना
समझ जाएंगे कि तुम्हारे हाथ में कोई पक्षी है। तो वो तनते हुए कहा दूसरे से, अच्छा तू बता, तू क्या पूछेगा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने कहा कि मैं पूछूंगा ना कि कौन सा पक्षी, हाथ पीछे रखा रह रहे, तो मैं पूछूंगा कौन सा पक्षी। तो तीसरा फिर कहता है, तो भी बता देंगे, वो आवाज करेगा ना पक्षी, क्या उसका मुंह बंद कर देगा तू, वो समझ जाएंगे। तो तीसरे से दोनों ने कहा कि अच्छा तू बता कि क्या तू प्रश्न करेगा। तो उसने प्रश्न किया, ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कि मैं पूछूंगा वो पक्षी जिंदा या मरा हुआ। मरा हुआ है। तो अगर वो बोलेंगे शिक्षक मरा हुआ, तो मैं दिखला दूंगा कि देखिए जिंदा है। अगर कहेंगे जिंदा है तो उसका गला दबा दूंगा वहीं पीछे, हाथ से दबा दूंगा और कहूंगा। तो ऐसी स्थिति में, दोनों स्थिति में हम लोगों की जीत हो जाएगी, शिक्षक की हार होगी। जी जी उनकी जी बौद्धिक। तो तीनों बड़ा खुश हुए, गए शिक्षक के पास, पहला ने पूछा, उन्होंने दिया पक्षी, कोई ना कोई पक्षी है। दूसरे ने तपाक से कहा कौन सी पक्षी, उन्होंने कहा कि मैना या कुछ उसका नाम लिया, तो दोनों संतुष्ट हो गए। तीसरा बड़ा गर्वित मुस्कान के साथ पूछा कि कौन सी पक्षी, जिंदा या मरा हुआ। मरा हुआ। अब वो थोड़ी देर ठहरे और कहे कि ये तुम्हारे हाथ में है, मैं नहीं कहूंगा कि जिंदा या मरा हुआ है, तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे तो उसे जिंदा रखो। ये उत्तर सुनकर तीनों निरुत्तर हो गए और एक बार पुनः शिक्षक अपनी बात रख पाए। इसी कहानी के आधार पर मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। तो सभी लोगों को ये सुनते हुए ये चीज मर्म करना है कि जो मैं अभी कह रहा हूं, जितनी समस्याएं मैं बता रहा हूं, सब आपके हाथ में है, यानी एक के हाथ में। और वो किस प्रकार से अपनी इन समस्याओं को हैंडल करता है, कितनी मनयोग से और कितनी बारीकी और सूक्ष्मता के साथ उसको तालमेल लयबद्ध करता है, अपनी दैनिक क्रियाकलाप को उस परिणाम तक पहुंचा सके, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उस पर सब लोग दिमाग में मेरे हर बात पर इसको ध्यान देंगे। सबसे पहले झारखंड की परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं। तो झारखंड का जो पर कैपिटा इनकम है वो सभी राज्यों से कम है, ये किसी से छुपा नहीं। धन संपत्ति भी, खनिज से संपन्नता होने के बाद भी झारखंड अभी बहुत पिछड़ा है आर्थिक रूप में। तो पहला बिंदु तो ये आ जाता है कि गरीब परिवार शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं। लेकिन आप और हम तुरंत कह देंगे कि सरकार तुमको पैसा दे रही है, किताबें दे रही हैं, क्या के इस दौर में, भौतिकवाद के दौर में, अगर मैं या यूं कहे कि आपको सभी शिक्षकों को सरकार खाने के लिए राशन दे दे, पहनने के लिए कपड़ा दे दे, जूता मोजा दे दे, ठीक है, आपको ही नहीं दे, आपके परिवार के सभी सदस्यों को दे दे, केवल भोजन एक जो लिमिट भोजन है उसमें कोई आपकी रुचि अभिरुचि नहीं होगी, तो क्या आप तैयार हो जाएंगे उस परिणाम को दिखाने के लिए? थोड़ा कठोर हो सकता है मेरी बातें, और कई तर्क वितर्क हो सकते हैं इस पर, समय उतना नहीं, पहले हम लोग बिंदु पर रहेंगे। लेकिन अगर फिर कभी इस पर कोई अगर प्रश्न करता है तो मैं उससे चर्चा करने को तैयार हूं। क्या कर पाएंगे? नहीं। कहीं न कहीं मेरी अपनी क्षमता और सोच के हिसाब से हमारे पास एक स्वच्छंदता होनी चाहिए, जहां हम उसे अपने ढंग से कुछ योगपूर्ण होकर के कर सके, क्रिया कर सके, जीवन जी सके। तो हमारे बच्चों में भी वही स्थिति है। अगर हम उन्हें कहते हैं कि उन किताबों को देने के बाद कि बेटा कुछ और किताबें खरीद लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, वो पूरा वर्ष भर लगा देते हैं, नहीं खरीद पाते, सक्षम नहीं। कुछ बच्चे हैं 25 से 30% जो उपस्थित होते हैं वो कर पाते हैं। एक पहली चुनौती। दूसरी, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। अब ये प्रश्न खुद पर मैं उठा रहा हूँ, ये शिक्षकों पर उठा रहा हूँ। हम सभी अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पहला कोई कमी नहीं है, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। विद्यालय जाना, प्रतिदिन कक्षा में जाना, प्रतिदिन बच्चों को पढ़ाना, लेकिन क्या हमारे पास योजना है अपनी ऐसी योजना की जहां 30 बच्चे में 20 बच्चा अगर नहीं आया है या 10 बच्चा नहीं आया है तो हम कैसे अध्यापन करेंगे जो सरलता से दूसरे बच्चे भी उसको समझ पाए?
आने वाला जो अनुपस्थित बच्चा है उसके लिए भी हम तैयारी कर सके, या फिर जी, जी। आईसीटी टीएलएम का उपयोग क्या हम कर पाते हैं, क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी तैयारी है, क्या हम वाकई में कल जो पढ़ाना है उसे हम पढ़कर जा पा रहे हैं। हमारी दिनचर्या में ऐसा है तो हम कई कारण बता सकते हैं, अपने जीवन जीने का कारण, पारिवारिक कारण, हमारे भी कारण है। ये सब कारण कई बिंदुओं में झलक कर आएंगे। जैसे हमारा कोर्स स्टडी तैयार करके जाना कितनी सरलता, हमको पता है कि जो ये क्या कहा जाए उसको, जो बच्चा है उस बच्चे के समस्याओं को समझते हुए सारा कोई प्लान है टीचिंग का, थोड़ा कठिन है लेकिन इस पर चिंतन किया जा सकता है। इस प्रकार के गुणवत्ता बढ़ानी होगी, गुणवत्ता कई स्तर पर सरकारें हमें प्रशिक्षित दे कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं। क्या उसका लाभ वाकई में जो प्रशिक्षण जाकर दे पे आ रहे हैं उनके पास कोई समस्या नहीं है, तो लागू कर पा रहे हैं? यदि बुनियादी सुविधाओं की कमी, स्कूलों में शौचालय, पीने का पानी और बिजली जैसी सुविधाओं की, आज हम कह रहे हैं सरकार भी उसमें प्रतिबद्ध है और इन बहुत जो भौतिक मौलिक सुविधाएं हैं वो मांग कर रही है, लेकिन वाकई में दिल पर हाथ रखते क्या वो निरंतरता के साथ वर्ष भर हमें प्राप्त हो पा रहे हैं? क्या हम उसका समुचित प्रबंधन कर पा रहे हैं? निर्बाध तरीके, निर्बाध इस्तेमाल करो, निर्बाध रूप से वर्ष भर हम कर पा रहे हैं? क्या वर्ष में कुछ समय ऐसे नहीं है, दिन ऐसे नहीं है जहां हम उन सुविधाओं को मुहैया कराने में संघर्षरत रह रहे हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है? ये भी एक कारण है। शिक्षकों साथ में बाल श्रम बड़ा विकल्प, ये बिंदु बाल श्रम, की स्थिति अच्छी नहीं होनी, मानसिक रूप से डिस्ट्रैक्शन, जिस प्रकार से हम अगर परिवार में आर्थिक या फिर सामाजिक, पारिवारिक या मानसिक कोई या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है हमारे सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को, तो क्या लगता है हम विद्यालय में सही मस्तिष्क के साथ, सही विचारों के साथ, सही ढंग से कक्षा का अध्ययन अध्यापन कर पा रहे हैं, पूरा मनोयोग से कर पाते हैं? उसी तरह बच्चे के साथ भी बाल श्रम करना उनको रुचिकर लगता है, खेल की तरह लगता है, वो उसमें पब्लिक रिलेशन में आते हैं। तो अधिकतर हमारे बच्चे जो होते हैं ना, गुपचुप, इडली और कुछ-कुछ सामान बेचना, भूजा बेचना, कई तरह के ऐसे जो उपाय हैं ठेला पर, उस तरह के प्रबंधन से, आर्थिक प्रबंधन से जुड़े हुए हैं परिवार को लेकर। एक दूसरा दूरी की समस्या, हम शिक्षक भी दूरी की समस्या से ग्रसित हैं। बहुत सुदूर क्षेत्र में विद्यालयों में जाना पड़ता है, अपने परिवार को एक बेहतर जीवन जीने के लिए थोड़ा दूरी तय करनी पड़ती है। बच्चे भी विद्यालय उनके घर के आसपास भौगोलिक स्थिति के कारण नहीं है। 9 से 12th के कक्षाओं में बड़े बच्चे हैं, रास्ते में बहुत सारे ऐसे चीजें जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें, उन्हें रोकती हैं, उन्हें आकर्षित करती हैं और उन्हें उलझा देती हैं। कब तक अपने बाल मन को रोक पाएंगे? तो वो भी एक कारण है, दूरी, थकान भी है कारण। और खास करके लड़कियों के लिए तो समस्या है, सुरक्षा की समस्या। आज के समय में जो समाज हमारा विकृत हो रहा है कि घर से घुसकर नाबालिग लड़की को उठाकर ले जाकर कुछ मनचले जो है उनके साथ कदाचार या कुछ दुराचार करते हैं। ऐसी भी समस्याएं हैं जिससे कि गार्जियन बड़ा समस्याग्रस्त है। क्या समाज उसको दे पा रहा है? केवल हम सीधे रूप में कहते हैं कि विद्यालय में अनुपस्थित हो रहा है, बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में क्या इतना ही भर है जो दिख रहा है, या इसके पीछे कई ऐसी विशिष्ट और विकराल समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं जिन पर हमें बात करनी होगी, जिनका समाधान करना होगा। आइए, सामाजिक लड़कियों की शिक्षा में बाधा एक और बिंदु है। शिक्षा पर ध्यान देना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा को लेकर, वहीं बच्चों को छोटे-छोटे किंडर गार्डन, टाई लगाकर जाने वाले विद्यालय, पब्लिक स्कूल्स में 100-150 रुपया महीना वाला विद्यालय में 100-150 रुपया, 200 रुपया महीने पर एक ट्यूटर को नियुक्त करके गार्जियन अपने जिम्मेदारी को निभा रहा है, लेकिन लड़कियों को सरकारी विद्यालयों में डाल दे रहा है। उनके कपड़ों, चप्पल, हवाई चप्पल पहनकर खाली पैर, जूता वगैरह फट गया है, उस पर भी ध्यान नहीं देता है। तो जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावय होते हैं, उस वक्त उनको समाज में अपनी आइडेंटिटी क्रैश का
बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको अपने व्यक्तित्व के क्रैश होने का आइडेंटिटी पहचान चाहिए। यूट्यूब में देख रहा है, रील्स बनाते हुए देख रहा है, एक पहचान अपनी देख रहा है, तो उसके लिए जूझता है वो बच्चा और उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। वैसी स्थिति में वो वहां नहीं जाना चाहता है, समय मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, जहां उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। सामाजिक कुरीति के बाद सबसे बड़ा चीज आ गया, देखिए, माता पिता की शिक्षा। पिता और माता को पता नहीं है कि शिक्षा कैसे दिलाई जाए। जब आप पीटीएम मीटिंग करते हैं, वहां उनके गार्जियन से हमारी बातचीत होती है कि भाई थोड़ा ध्यान दीजिए, तो सर ट्यूशन लगा दिए हैं, रोज जाता है ट्यूशन सर। कोई बोलता है मास्टर भी आता है रोज पढ़ाने के लिए, आओ हो मास्टर वाह, पढ़ो हो रोज घरे, सब गिदर पढ़ो हथिन। इतना ही नहीं, वो साथ में कहता रोज हम भेजो ही हो स्कूल, स्कूलवा है हम मास्टर, और घरे मास्टरों पढ़वो है। तो फिर और क्या करेंगे सर? अब सब आपके हाथ में, अब आपके हाथ में सोचिए। लेकिन बीच की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं कहीं नहीं, कोई नहीं एडमिट कर रहा है और उसके स्टेप्स को लेकर नहीं है। स्वास्थ्य समस्याएं हैं, लड़कियों में देख लीजिए। मैं परसों अपने विद्यालय में, मैं बोकारो जिला का विद्यालय स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम का मैं जिला नोडल हूँ और मेंटर के रूप में हूँ, और 578 विद्यालयों में संचालन को देख रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को लेकर। और ऐसा राज्य से इस प्रकार की अपडेट है कि बोकारो जिला सबसे बेहतर जो इसका प्रोग्राम का जो डिजाइन है उस पर काम कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरह से। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम हमने बनाई है। तो मैंने कल अपने विद्यालय में परसों अपने विद्यालय में बच्चों का वजन जोख रहा, तौल रहा, खेल खेल के माध्यम से। बहुत बच्चे तो वजन कराना नहीं चाह रहे थे, फिर थोड़ा सा कुछ बच्चे उत्साहित थे खेल खेल में। तो जानते हैं औसत कितना वजन आया लड़कियों का? नाइन्थ में लड़कियों का औसत वजन 21 केजी। थोड़ा देखें सर, ध्यान दें इस पर, क्या शरीर है? 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां, क्या शरीर है? जब मैंने अपने यहाँ ब्लड का सैंपल चेक कराया, हीमोग्लोबिन का, आप स्कूलों में केस स्टडी कीजिए, वहां से अगर आप देखेंगे पूरा डेटा, 100 का रेशियो देखेंगे तो औसत आपको मिलेगा 7 ग्राम हीमोग्लोबिन। 8 ग्राम बहुत हो गया सर, 6 से 7 ग्राम के बीच में आपको हीमोग्लोबिन पॉइंट में मिलेंगे। मेरे यहाँ तो 5 ग्राम समथिंग था एक विद्यार्थी का। फिर उसको जो लगातार उस पर स्टडी किया गया, उसको आयरन की गोलियां दी गई लगातार 1-2 महीने, तब वो 7 तक आया है। अब वो 10th पास कर गई। खास करके ये कहा जाए तो अगर शिक्षकों के महिलाओं को भी ले लिया जाए तो सबका बेहतर स्थिति नहीं है हीमोग्लोबिन को लेकर, स्वास्थ्य को। और हम कहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा है तो शरीर में मस्तिष्क भी अच्छा है, और जब मस्तिष्क स्वस्थ है तो अध्ययन अध्यापन में ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। तो ये बहुत बड़ा वाइटल चीज है, और सरकार इस पर कई नीतियां बना रही है। हर विद्यालय में आपको स्वास्थ्य को देखभाल के लिए एक एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2-3 चरण का प्रशिक्षण हो चुका है, फेस टू फेस मोड में भी, ऑनलाइन मोड में भी। उनको आने जाने की भाड़ा दी जा रही है और प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बुक्स इस्तेमाल किए दिए जा रहे हैं। साथ में ड्रेस, एक अलग पहचान के लिए, जागरूकता के लिए गंजी, टी शर्ट, कैप, बैच दिए जा रहे हैं। क्लास 6 से 10 तक में, 12 तक में, हर सेक्शन में, हर कक्षा में 2-2, एक लड़का एक लड़कियों को एम्बेसडर, संदेशवाहक, दूत बनाया जा रहा है, जो उन बच्चों के बीच में रह करके उनकी समस्याओं को शिक्षक और शिक्षक के द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दिया जा सके। जो दिव्यांग वगैरह है विद्यार्थी, उनके लिए भी काम किया जा रहा है। तो हम वो सब हम माध्यम है, विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय शिक्षक माध्यम है। क्या SWA जो हमारे विद्यालय में नियुक्त हुए हैं, क्या अपनी जवाबदेही को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता से पूरा कर पा रहे हैं, या परिणामोत्पादक परिणाम दे पा रहे हैं? बच्चों में माहौल बना पा रहे हैं कि वो स्वास्थ्य को समझें, उनको पता चले कि मेरा वजन इतना नहीं कि इतना केजी होना चाहिए? क्या वो प्रेरणा पा रहे हैं कि नहीं, हम अगले 3 महीने 2 महीने में अपना वजन उतना कर लेंगे, हम स्वस्थ होंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, बात करेंगे घर पर गार्जियन से? क्या पीटीएम को सार्थक रूप से हम इतना कर पा रहे हैं? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन चुनौती तो है। स्कूल का माहौल, एक जो
कल्चर है विद्यालय में, दो तरह के कल्चर होते हैं। मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपसे बात की थी, एक लिखित एक अलिखित। लिखित जो कल्चर है वो है कि यहाँ शांत रहें, शोर न करें, इस ओर जाएं, इधर बालिका शौचालय, इधर बालक शौचालय, इधर प्रधाना कक्ष है। ये विद्यालय में एक लिखित साइनेज है, प्रवेश द्वार पर नाम लिखा होता है, कक्षाओं के ऊपर नाम कक्षा का लिखा होता है, सब जगह कुछ न कुछ साइनेज बनाया होता है। लेकिन अप्रत्याशित माने अप्रत्यक्ष जो संस्कृति है वो है कि हेल्दी कल्चर, बच्चा ड्रेस पहन कर आए जो नियमित ड्रेस है, वो खुद से प्रेरित हो कि आवर स्कूल आवर प्राइड। जो अभी आदित्य रंजन सर ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और कई ऐसे जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट वगैरह हैं वो इसी सिलसिले में, इसी क्रम में है। और बड़ा अच्छा एक उन्होंने नारा दिया है, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट। अगर वाकई में अगर नो कॉस्ट पे अगर हम लोग लिस्टिंग करके काम करें ना, तो साल भर भी लग जाए वो कार्य पूरा ना हो पाए। और उसी का दबाव है कि 1 महीने में हम पूरा कर लेना है और जांच टीम आ रही है, और 1 महीने, साल भर का काम 1 महीने में कैसे होगा? मतलब इतना अच्छा काम भी इतना कम समय में दिखाना है, करना है, ये दबाव के कारण से हम घबरा रहे हैं। चलिए वो तो अलग विषय बिंदु है। तो एक अलिखित अप्रत्यक्ष संस्कृति निर्मित करनी है, वो सभी हितधारकों को, माने बच्चों को अपना विद्यालय स्वच्छ रखना है, वो बताना है, कहीं न कहीं साइनेज उसकी बतानी है कि हमारी प्रतिबद्धता बच्चों के लिए, कि विद्यालय में प्रतिदिन हम वेश में आएंगे, सभी पुस्तकें और किताबें, कॉपियां सुरक्षित और सुव्यवस्थित लेकर आएंगे रूटीन के अनुसार से, क्योंकि उसमें कमी ना हो। बच्चा क्लास में कितने लोग किताब लाए हैं जी, अगर उसको केस स्टडी कीजिए, किताब दिया हुआ तो भार के चलते। परसों एक बीआरसी से मुझे मिला डिक्शनरी, सामान्य ज्ञान की 2 किताबें, एक डिक्शनरी और एक इंग्लिश ग्रामर की किताब, 4 किताबें। उन चारों किताब का लगभग वजन लगभग 4 साढ़े 4 केजी के आसपास था, पहले से बच्चा के बैग में। मैंने उन किताबों को बांट दिया। कुछ लड़कियां तो किताब लेकर बैग से गेट से बाहर निकलने में असमर्थ थी। उनमें से 4-5 लड़कियां बैठ गई, कुछ के घर पर फोन करके गार्जियन को बुलाकर भेजना पड़ा, और कुछ को अपने गाड़ी से उनके घर तक, मोड़ तक छोड़ना पड़ा कुछ शिक्षकों को। क्या यह सक्षमता नहीं है? क्या ये सोच नहीं है? कहीं न कहीं हमारे क्रियाकलाप नहीं है? जो हम दे रहे हैं, कर रहे हैं, क्या इसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या ड्रॉप आउट में कारण नहीं बन रहे हैं? थोड़ा चिंतन करने की बात है सर। आगे आइए, अध्ययन सामग्री की तो कमी है ही। अध्ययन सामग्री की कमी किस रूप में? हमारा क्वेश्चन बैंक आया, जेसीईआरटी से बनकर आया, सिलेबस बनकर आ रहा है, स्प्लिट सिलेबस आ रहा है, बच्चों तक लिखवाया जा रहा है, कॉपी में लिख ले रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा है। शिक्षक को भी नहीं पता हो पा रहा है कि सिलेबस में किस तरह के प्रश्न आएंगे। पिछले 3-4 वर्षों में देखिए, सिलेबस का पैटर्न इतना बदला है बार बार कि कितने प्रतिशत शिक्षक सिलेबस को समझ रहे हैं या क्वेश्चन किस तरह का आएगा। पुराना जो पैटर्न था, याद कीजिए, हम लोगों के पास एक खास की क्वेश्चंस होते थे हर सब्जेक्ट टीचर के पास, कि कम से कम एनुअल के लिए, बोर्ड के लिए अगर हम ये लगभग 100 प्रश्न का अभ्यास करा दें और उसके की कॉन्सेप्ट को समझा दें, तो 150 प्रश्न को टच कर लेगा बच्चा उसके आधार पर। लेकिन अभी क्या अनसर्टेन है, प्रश्न भी ऐसे आ रहे हैं ना जिनका उत्तर किस मोड में लिखा जाएगा ये भी स्पष्ट नहीं। शिक्षक कंफ्यूज है, ये मैं एडमिट कर रहा हूं। इस पर भी आप जरूर कोई किसी दिन कोई बिंदु रखें कि सिलेबस और जो पाठ्यक्रम है और प्रश्न का जो मूल्यांकन है, प्रश्न निर्माण और बच्चों और विद्यालय के शिक्षक के बीच और जो जैक है उसके बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जिसका परिणाम बोर्ड एग्जाम में हर कोई मुंह ताक रहा है कि आएगा क्या, तैयारी कैसे करनी है। बस सब लोग पढ़ रहा है, सब लोग पढ़ा रहा है, परीक्षाएं हो जा रही हैं, लेकिन एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है सबके बीच में। ये भी एक कारण है कि रिजल्ट खराब होता है, जिसका डर शुरुआत से जो परीक्षा होती है, जैसे रेल प्रोजेक्ट ले लिए, बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, लेकिन जो प्रश्न आ रहे हैं, देखिए मैं एक प्रश्न भी उठा रहा हूं, पहला राउंड इस साल का जो रेल प्रोजेक्ट का प्रश्न आया था, गौर कीजिए,
उसमें 9th क्लास के बच्चों को 8 का प्रश्न दिया गया, 10th के बच्चों को 9th का प्रश्न दिया गया, 11th वाला को 10th का दिया गया। पूछा गया भैया ये सब प्रश्न क्यों? ये तो शिक्षकों को बता देना चाहिए था ना कि ऐसा भी आएगा फर्स्ट राउंड में। अब वहां क्या है कि बच्चों को प्रश्न मिला तो उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है सर। ऐसा नहीं कि एक परीक्षा में वो नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं, दूसरे में मेहनत करें। क्या लगता है इतना प्रेरित है, इतना प्रेरणा है बच्चों में? वो मस्तिष्क में एक बार हारना कई बार हारने का एक रास्ता बनता है, एक बार छोटी सी जीत कई बड़े बड़े चुनौतियों को हराने का एक रास्ता बनता है। ये छोटे छोटे मनोवैज्ञानिक दबाव हैं हमारे कार्यशैली के पीछे, हमारी योजनाओं के पीछे इस प्रकार के कई ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनकी समीक्षा जरूरी है। कार्य सभी बेहतर हो रहे हैं, उनका उद्देश्य भी बेहतर है, लेकिन क्रियान्वयन और उनका परिणाम पर बड़ा असर पड़ेगा और बड़ा ही असर पड़ता है। बच्चे घबरा जा रहे हैं, शिक्षक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कैसे बच्चों से समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। और परीक्षा मूल्यांकन, हम कितना भी ज्ञान अर्जन की बात कर लें श्रीमान, अंत में तो मूल्यांकन विभाग या फिर सरकार करती है अंकार्जन की, कि अंक कितने आए। इस बार ही 90% से कम जो आ गए, जिन बच्चों का नंबर 90% से कम आया, जिन विद्यालय का उत्तीर्णता का एक कम आया, 89.9 आया, उनको भी उस प्रश्न खड़ा करने वाले सूची में डाल दिया गया। और दूसरी ओर ज्ञानार्जन की बात की जा रही है कि ज्ञानार्जन होना चाहिए, आउटकम्स आने चाहिए, और दूसरी तरफ अंकार्जन की भी बात हो रही है। ये दोनों चीजें अचानक कैसे आएगा? कोई फैक्ट्री है तो बच्चे उसके लिए लैब रैट बन रहे हैं और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, चंचलता बढ़ रही है, बड़ी सी अजीब सी बात है, स्पष्टता नहीं है, समय प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तो बच्चा उससे प्रभावित हो रहा है। मेरी अपनी भाषा जो है भोजपुरी है, मातृभाषा, और मैं खोट्ठा बोल रहा हूं। कुछ कुछ लाइनें मैंने खोट्ठा में बोली आपके साथ, ठीक है, बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सीख रहा हूं। लेकिन क्या बच्चे हमारी भाषा और हिंदी भाषा का इतना उसको अध्ययन अभ्यास है कि उच्च कक्षाओं में जब आप और हम एक अच्छी हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ा गुड़ हो, तब वहां सरल बात के तो नहीं बुझे पा रहा ही हमें की बोल ली। बच्चा अब समझ नहीं पाता है हिंदी। अगर उनको ज्योग्राफी के चैप्टर्स दिखाइए और पूछिए कि पेंसिल से कौन कौन वर्ड नहीं समझ पाता, उसको अंडरलाइन करो, तो ऐसे ऐसे वर्ड वो चिन्हित करते हैं जो हिंदी के वर्ड होते हैं, ज्योग्राफी के नहीं। विज्ञान के शब्द नहीं खोजता है, वो पूछता है, वो हिंदी के शब्द पूछता है। सर विशेषकर का मतलब क्या हुआ? विशेषकर का मतलब क्या हुआ? सोचिए, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं बच्चे। तो हिंदी भाषा में हमें उनको लिखना है, कितना भी खोटा पढ़ा दें, लेकिन हिंदी भाषा हिंदी में लिखेंगे, अंग्रेजी की भाषा अंग्रेजी में लिखेंगे। ये भी उसका ही है। प्रेरणादायक मॉडल का अभाव, पाठ्यानुकरण करने के लिए बच्चों के पास प्रेरणादायक व्यक्तियों का अभाव है उनके चारों ओर। हम खुद से दबाव में खींच रहे हैं। अभी गौर कीजिएगा, पहले में हमारे में, हम सबों में, स्कूल के जो व्यवस्थापक है उनमें खींच नहीं होती थी। आजकल एक दबाव है, उसका कारण खींच है। हम बच्चों के प्रश्न पूछने या उनसे चाहते हैं कि हम भी, और मोबाइल की तरह जैसे एक बटन दबाया और व्हाट्सएप में उधर रिजल्ट आ गया, हम भी एक बार क्लास पढ़ा दे और बच्चा सारे प्रश्न के उत्तर उधर से रिटर्न निकल कर तुरंत एआई माध्यम की तरह तुरंत फटाफट हमको दे दे, सारा विश्लेषण करके। ये दबाव है, अनजाने रूप से ये दबाव है जिससे बच्चे भाग रहे हैं, अगले दिन कक्षा आने से घबरा रहे हैं। उनको भी समय चाहिए, वो अपनी गति में पढ़ेंगे। अधिगम करना क्या कोई चुटकी है क्या? बटन दबा दो और एआई है क्या बच्चों के लिए? हमारा एक दबाव है कि तुरंत में इसको एकदम तुरंत में रिजल्ट दो। नहीं देने पर हम उनके साथ जो संवाद करते हैं थोड़ा कठोर हो जा रहा है, खींच हो जा रही है। अगली बार हम उनको
शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं, लेकिन शाब्दिक दंड इतने कठोर आवाज में और शब्द में दे रहे हैं कि उनके मनोभाव पर बड़ा असर पड़ रहा है। वो थोड़ा छिन्न भिन्न हो रहे हैं मस्तिष्क से, विचारों से, तो घबरा रहे हैं उसको विद्यालय आने में। ये चीजें भी आ रही हैं। स्कूल छोड़ने का प्रारंभिक निर्णय, माता पिता भी नहीं पूछते हैं, वो भी सहयोग नहीं करते हैं, दबाव नहीं देते हैं, प्रेरित नहीं करते, प्रतिदिन विद्यालय जाना है। कल की बात है, मैं मेरे अपने बेटा जो है सो स्कूल जाने से इनकार किया सुबह। उसकी माँ ने कहा कि नहीं, एकदम तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है, सब चीज तुम्हारा बेहतर है, तुमको कोई कष्ट नहीं है, उठ गया तो स्कूल क्यों नहीं जाओगे, कारण बताओ। होमवर्क बनाया है तो हाँ, याद किया है तो हाँ, फिर क्यों नहीं जाओगे। जानते हैं ये क्या गार्जियन, हमारे ग्रामीण परिवेश के गार्जियन पूछते हैं आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। आपको बच्चे गार्जियन को झूठ बोल रहे हैं, नहीं छुट्टी है तो कहता है छुट्टी है, और गार्जियन समाज में जा रहा है कि सरकारी स्कूल रोज छुट्टी रहता है। अरे क्या पढ़ाई तो मास्टरवान, ये रोज तो स्कूलें बंद रखो। गौर कीजिए सर, जब पीटीएम में कोई गार्जियन आता कहता छुट्टी नहीं था, नहीं, देखिए आपका तो बीस तो रोज भेजते हैं इसको स्कूल, जाता कहाँ है। अब वो घर में उनकी कमी है, और क्या है उसका आधार भी यहां पर आता है। समाज में भी जागरूकता की कमी, जिस परिवेश में वो रहते हैं उस परिवेश में इस चीज का ज्यादा प्रचार है। घर में गार्जियन भी बात करता है, समाज कहता है कि देखो फलाना का बेटा बेटी जो डांस करके रील बनाता है, पैसा कमा रहा है, उसको इतना लाइक करता है सब, और तुम क्या करता है। क्या वहां पर गार्जियन ये कहता है कि फलाना का बच्चा देखो मैट्रिक में इतना नंबर लाया, दिन रात पढ़ रहा है, या ऐसा कर लिया, कुछ समाज में बेहतर हो गया, अच्छे आर्थिक स्थिति आ गई उसकी, पढ़ाई करके देखो अफसर बन गया। क्या इस प्रकार के उन ग्रामीण परिवेशों में, जहां ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में झारखंड में हमारे बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वहां क्या है, वहां फिर निकल के आता है क्या कि वो पढ़ाई छोड़ दिया और क्या कर रहा है, दिल्ली पंजाब कमा रहा है। तो बच्चा 9 साल 8 साल में ही कमाना शुरू कर देता है। आपको एक बार आपको जो असिस्टेंट सेक्रेटरी है अक्षय कुमार सिंह, उनसे एक बार हमारी बातचीत हो रही थी। आर्ट एंड क्राफ्ट का एक लगा था एग्जीबिशन रांची में, लर्निंग विथ अर्निंग, एक प्रोजेक्ट पर उन्होंने पूरे राज्य में बच्चों से आर्ट एंड क्राफ्ट को लेकर के कि आप खाली समय में बनाओ और झारखंड सरकार उसे बेचेगा। देखिए सरकारी तौर पर सर इन तरह के ड्रॉप आउट को खत्म करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम है, क्या हम उनको लागू कर पा रहे हैं। मुझे बोकारो जिला का आर्ट एंड क्राफ्ट का नोडल बनाया गया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एमएफए मास्टर इन फाइन आर्ट भी है, और स्कल्पचर वगैरह भी मैं बचपन में बनाकर बेचा करता था। तो वो बैकग्राउंड होने से उनको जानकारी मिली इस बात की, तो उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट का बनाया। लेकिन क्या हुआ, फंड भी उन्होंने दिया कस्तूरबा को 30-30 हजार रुपया, लेकिन जो प्रोडक्ट फर्स्ट लाइन में बने वो बड़ा ही बेहतरीन बने। जैसे पोटका वगैरह का जो कस्तूरबा का है एग्जीबिशन में हुआ, वही मुख्यमंत्री को दिया गया, वैसी एग्जीबिशन का तस्वीर, उसी एग्जीबिशन का तस्वीर प्रधानमंत्री आए थे बिरसा के गांव में, वहां पर उनको वही तस्वीरें दी गई। हम दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन बच्चे तक वो चीजें, उसका लाभ, एक माहौल नहीं बन रहा है, केवल वो एक आइडेंटिटी रह जा रही है, वो पहचान रह जा रहा है सर। ठीक है, उनको अब ड्राइंग टीचर नहीं है स्कूलों में, सब्जेक्ट टीचर कितना समय दे पाएंगे, उनके लिए अलग से घंटियां नहीं हो पा रही है निर्धारित। बच्चों को मटेरियल चाहिए, और आर्ट एंड क्राफ्ट क्या एक बार फिर वही चीज, एक बटन दबाया और निकल कर आ गया, ऐसा तो है नहीं। वो कई प्रक्रिया में बनेगा, कई बार टूटेगा, बिगड़ेगा, अच्छा नहीं बना फिर से बनाओ। एक एक अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए एक सिद्धस्त व्यक्ति चाहिए, तैयार करते हैं। सर 40 मिनट हो गया है, संक्षिप्त कर दिया जाए अब। बस सर, तो मैं खाली बिंदु कर देता हूँ, और उस पर सब लोग फिर से ध्यान देंगे। जैसे आप देखिए एक आता है बिंदु, विकल्प की अनुपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा के बाद ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा एक प्राथमिक शिक्षा के बाद
यहाँ मैं माध्यमिक से हूँ, तो ये प्रश्न उठाने पर हमारे प्राथमिक के शिक्षक जो है थोड़ा नाराज हो जाएंगे कि हर कोई यही कहता है कि प्राथमिक में नहीं पद गया, इसलिए 9th 10th 11th 12th में बच्चे का बेस बेहतर नहीं है, दबाव पड़ता है विषय वस्तु का तो भाग, लेकिन चिंतन करना होगा कहीं न जी कहीं है कि कैसे उसको ठीक किया जाए। अब हम लोगों ने देखा है शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, अपराध और हिंसा, अपराध और हिंसा और नशा। मैं देखा हूँ कोरोना मेरा अनुभव है इस प्रोग्राम को चलाते हुए SWP को, कि विद्यालयों में बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। कौन सा ड्रग्स? हीरोइन और वो अफीम नहीं, ड्रग्स ले रहे हैं जो जनरल मिल रहा है जिससे नशा, जैसे आइटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यस यस यस, डेंड्राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेंट हो रहे हैं, गिर जा रहा है, अचानक पता चल रहा है कि गिर गया, क्या हुआ तो देखने में लग रहा है कुछ नहीं बता रहा है, डर रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन उसके पूरे हाथों में व्हाइटनर लगा हुआ है, बोला जा रहा, नहीं तो और दे जान जाए बच्चा। ऐसा भी होता है क्या? कई तरह की चीजें हैं, अगर उनको भय होता है कि नहीं जाएंगे तो। विद्यालयों में अपराध और हिंसा का डर है। दूसरा धार्मिक कारण भी है विद्यालयों में, जब जब लगभग उसका पर्व त्योहार आता है, देखिए पूरा का पूरा बच्चा गायब। मैं कई बार दबाव बनाता हूँ, अरे तुम्हारा अभी उम्र, गार्जियन से बोलता हूँ, आप उनको बच्चों को अभी से सोमवारी और मंगलवारी क्यों करा रहे हैं? दूसरे धर्म वाले लोगों से भी मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारा वहां अभी क्या काम, स्कूल के बाद जाकर काम करोगे ना। स्कूल खुला है, छुट्टी के दिन तो अभी सभी धर्मों को लेकर छुट्टियां मिलती है कार्यक्रम, तो उसको पूरा करना। पर्याप्त मनोरंजन का अभाव, प्रश्न कर रहा हूँ, बच्चों को मनोयोग नहीं होगा तो उनको मनोरंजन लगे रहे, पढ़ाई में मनोरंजक लगना चाहिए, उसका अभाव है, खींचपन है। और अंतिम में मैं एक लाइन यही कहूंगा कि बच्चों का मस्तिष्क इस पूरे क्रम में बच्चों का मस्तिष्क जो इतना चंचल हो गया है, परिवार में, समाज में, रास्ते में, विद्यालय में, बच्चों के अपने पीयर लर्निंग में केवल डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, और वो डिस्ट्रैक्शन इतना अट्रैक्शन के साथ है कि बच्चों को पढ़ाई के प्रति जो एक लगाव है वो नहीं हो पा रहा है, और बच्चे जो है और बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे पढ़ाई और उसमें अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपनी आइडेंटिटी खड़ा करना उनका प्राथमिक कारण नहीं बनकर द्वितीय कारण बन रहा है, द्वितीय उद्देश्य बन रहा है। ये कारण है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बच्चों के ड्रॉप आउट होने का। और इसका समाधान है एक लाइन में, हम शिक्षकों को इस चुनौती से संघर्ष करना पड़ेगा। छोटे छोटे बिंदुओं बहुत ही सूक्ष्मता के साथ हमें अपनी बात को रखनी होगी और उसका मॉनिटर करना होगा और उसको बेहतर करने के लिए मनोयोग से कार्य करने होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में इतना पॉइंट वाइज इतना स्पष्ट आपने किया कि यह आने वाले भविष्य में 100% एक एक बिंदुओं पर हमने चर्चा करेंगे आने वाले समय में। और एक बात आपने सर जो बात किया पाठ्यक्रम को लेकर के, इस पे भी हम लोग की चर्चा चल रही है। आने वाले समय में इस पे 1-2 माह के बाद हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा हो और दोनों का कैसे कम्युनिकेशन, माने छात्र का और पाठ्यक्रम को जो पढ़ाया जा रहा है वो दोनों के संबंध कैसे हो, जिससे कि बच्चे भययुक्त होकर के उसका उपयोग करें। साथ में शिक्षक और छात्र के पाठ्यक्रम का समन्वय और मूल्यांकन का जो मूल्यांकन, जी जी जी, एक नई, हाँ सर, एक नया विषय आपके द्वारा आया है और उपस्थिति को लेकर के क्या, जी जी, उपस्थिति को लेकर क्या, जी सर, आपके मंच के माध्यम से सर JCERT और जैक को भी मैं दूंगा कि इस बिंदु पर जरूर सोचें कि जो पाठ्यक्रम बन सिलेबस दिए जा रहे हैं और जिन समय अवधि में जो अध्ययन अध्यापन के कार्य के अलावे और भी कुछ कार्य मिल रहे हैं, तो बच्चों को अगर हम पूरा भी करते हैं तो बच्चों को भी थोड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए कि पैटर्न क्या हो, किस तरह के प्रश्न आए, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, किस तरह का मोड ऑफ आंसरिंग होगा और उनके पूछने के मॉड्यूल होंगे उस पर एकदम। अब देखिए एक लाइन केवल बोलूंगा सर
कि जी, अंतिम समय में परीक्षा, बोर्ड परीक्षा के 1 माह 2 माह पहले, 1 माह पहले मॉडल सेट जारी होती है। क्यों नहीं ये जी, पहले से ही उस मॉडल सेट के आधार पर ही पूरे वर्ष हम जो है सो तैयारी कराएं, अध्यापन कराएं। लास्ट टाइम में ऐसा लगता है जैसे कोरम पूरा हो गया। जब वो करना है तो पहले से तय है, जब वही तय है तो ये होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस मंच से उनको भी आग्रह करूंगा कि थोड़ा सोचे, जेसीईआरटी से जो इसके संबंधित हमारे पदाधिकारी हैं, कि मॉडल सेट को प्रारंभिक आरंभ सेशन के शुरुआत होने में ही ये सब सिलेबस और जारी कर पाठ्यक्रम और मॉडल सेट वगैरह तय हो जाने चाहिए, जिससे कि हमारा बेहतर हो। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।